हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जहाँ पर कोई रिएक्टेंट A है और A से बन जा रहा है B। अगर यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रेट लॉ लिखते हैं। तो R=K कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रिएक्टेंट का पावर होगा यहाँ पर ये 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ बना लें किसका, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का, तो आप देख सकते हो कि R=KA है। आप कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये रहा आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ। आगे चलते हैं। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें A के टर्म में तो -dA/dt ये हो जाएगा हम लोग का K कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलैरिटी ऑफ A। तो A इधर ले आते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा -dA/A। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं KdT। जब रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, जिस समय हम लोगों ने टाइम को 0 रखा, उस समय हम लोगों ने कंसंट्रेशन इनिशियल A0 रख लिया। रिएक्शन T समय तक चला। T समय जब रिएक्शन हो गया तो T समय के बाद कंसंट्रेशन A0 से A हो गया। यहाँ से अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/x को dx के टर्म में तो log x आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1/a को dA के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -log E अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट। यहाँ से हो जाएगा K, ये हो जाएगा T-0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, लेकिन हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया है, इसलिए माइनस वाले टर्म को डिवाइड में कर लिया है। यहाँ से इस माइनस की वजह से इस लॉग ये जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log E A0/A = KT। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा K = 2.303, यहाँ से टाइम T log 10, ये हो जाएगा A0/A। तो ये जो आया है इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया। यानी कि इससे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन, टाइम का और रेट कांस्टेंट का रिलेशन हमारा ये आ गया। अगर हम लोग हाफ टाइम की बात करें तो हाफ टाइम वो समय होता है जहां पर रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो ये जो A0 है वो A का इनिशियल कंसंट्रेशन था। ये जो A है वो टाइम T पर A का बचा हुआ कंसंट्रेशन है। ये जो A है ये टाइम T पर बचा हुआ कंसंट्रेशन है। यानी जब हाफ टाइम आएगा तो हाफ टाइम में वो इनिशियल का आधा हो चुका होगा। यानी कि अगर 10 ग्राम है तो 5 ग्राम हो गया होगा। मान लो 5 ग्राम है तो 2.5 ग्राम हो गया होगा। मान लो 70 है तो 35 ग्राम हो गया होगा। यानी जितना भी रहा होगा उसका आधा हो गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K 2.303, ये हम लोग का हो जाएगा T½ ये हो जाएगा log 10 A0 और ये हो जाएगा A0/2। तो यहाँ से A0 कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये हो जाएगा K 2.303
ये हो जाएगा टी हाफ इंटू 0.3010। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6932 बाई के। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि कार्बन 12 का जो एज है हाफ टाइम वो मान लेते हैं 5800 ईयर है, 5800 ईयर है। तो अगर हम लोग कार्बन 10 ग्राम ले लें तो 10 ग्राम कार्बन को 5 ग्राम होने में 5800 ईयर लगेगा। तो अगर हम लोग 1 मिलीग्राम भी कार्बन ले लें तो आधा मिलीग्राम होने में भी 5800 लगेगा ईयर। अगर हम लोग 1 टन कार्बन ले लें तो आधा टन होने में भी उसको 5800 ईयर लगेगा। यानी कि अगर हम लोग का कोई रिएक्टेंट है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डीके हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसका हाफ टाइम जो होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कुछ भी कंसंट्रेशन ले लो लेकिन हाफ टाइम जो है वो फिक्स होगा। इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ से ग्राफ बना लें हाफ टाइम और कंसंट्रेशन का, आप कुछ भी कंसंट्रेशन रखो हाफ टाइम हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये हम लोग का था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगर आप एनसीईआरटी या किसी बुक से बनाओगे तो इस पे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बताना है। हाफ लाइफ पीरियड हम लोग को 1 मिनट 40 सेकेंड दिया है। कह रहा है कैलकुलेट इट रेट कांस्टेंट, हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना है। हाफ टाइम दिया है, रेट कांस्टेंट निकालना है। बनाएं इसको, तुरंत इसको बनाएं और आंसर बताएं इसका। यहां से अगर हम लोग हाफ टाइम और रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो ये था 0.6932 बाई हाफ टाइम। मैं जीरो भी ऑर्डर में बताया था कि ये हाफ सिंबल है, कभी कैलकुलेशन के लिए 2 इधर उधर नहीं कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 0.6932 बाई हाफ टाइम 10 यहाँ पे 1 मिनट है तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड और 40 सेकेंड, तो 60 और 40 यानी कि 100 सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.932 10 के पावर में -3 सेकेंड। ये हम लोग का आ गया के की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। हाफ टाइम हम लोग को 10 मिनट दिया है। कह रहा है कि कितना % रिएक्शन हो चुका होगा, कितना % रिएक्शन हो जाएगा आपके 100 मिनट में। बनाएं इसको। अगर किसी रिएक्शन का हाफ टाइम 10 मिनट है तो 100 मिनट में कितना % रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, पता लगाएं, बताएं इसको। यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो K इक्वल टू 2.303 टाइम T log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बाई A होगा। K को हम लोग हाफ टाइम से एक्सचेंज कर सकते हैं 0.6932 बाई 10। K और हाफ टाइम का रिलेशन 2.303 बाई T है, लॉग है 10 है। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग 100 है, मान लेते हैं 100%, यानी कि 100 रहा होगा। कितना बचा होगा ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। K इक्वल टू 2.303 बाई T log 10 A0 बाई A था। K और हाफ टाइम का रिलेशन आप जानते हैं,
0.6932 बाई ये 10 हो जाएगा, 2.303 बाई टी 100 हम लोग को दिया गया है, यहां से हो जाएगा log 10। परसेंट का मामला है, मान लेते हैं कि पहले रिएक्टेंट जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, जो बचा है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहां से ये और ये कैंसिल, यहां से अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये इधर आ जाएगा 6.932 बाई 2.303, ये हमारा हो जाएगा log 10 100 बाई ए। यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3.010 से, ये बराबर हो जाएगा यहां से log 10 100 बाई ए। आप लोग एंटी लॉग में आओगे और एंटी लॉग में इसकी वैल्यू देखोगे। एंटी लॉग में वैल्यू देखने का कैसे, पॉइंट के आगे जो नंबर है उसको 10 के पावर में भेजेंगे और इसके बाद वाले नंबर को हम लोग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ से इसको डिवाइड करोगे और आपको ए की वैल्यू मिलेगी। जो ए की वैल्यू आपको मिलेगी वो अप्रॉक्स 0.1% के आसपास आएगा, यानी जो इसका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यानी रिएक्शन जो है वो 99.9% कंप्लीट हो चुका होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 32 मिनट लेता है 75% कंप्लीट होने में, तो कितना समय लेगा 50% कंप्लीट होने में। कोई रिएक्शन 32 मिनट में 75% कंप्लीट होता है तो कितना समय लेगा वो 50% कंप्लीट होने में। बनाएं इसको। जल्दी करें। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस बड़े वाले फॉर्मूले से बनाओ, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 a नॉट बाई ए। यह एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आप लिख एक फॉर्मूला ये लगा सकते हो, टाइम t पर कंसंट्रेशन a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 1/2 के पावर में n। यहाँ पे ये जो a है वो टाइम t पर कंसंट्रेशन है, a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, n जो है वो नंबर ऑफ हाफ टाइम है। आप एक तो ये लगा सकते हो, और ये है टोटल टाइम और ये है t हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ टाइम। ये दो फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, या तो इस बड़े वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। तो हम लोग इससे बनाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना होगा 25%, तो ये हम लोग का हो गया 25%। भाई 75% कंप्लीट है तो 5% बचा है। इनिशियल मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, ये 1/2 के पावर में n है, ये इससे कैंसिल 4, यानी 1/4 इक्वल टू 1/2 के पावर में n, यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई। टोटल टाइम हमारे पास दिया हुआ है 32, हाफ टाइम हमें निकालना था, यहाँ से 2 रखा तो जो हाफ टाइम है वो आ गया आपके पास 16, यानी कि ये आ गया हम लोग के पास बी ऑप्शन। तो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अदर पैरामीटर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये क्या मामला है? अदर पैरामीटर्स का मतलब ये है कि जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो जो रिएजेंट का वैल्यूम लेते हैं, जो रिएजेंट का वैल्यूम
टाइट्रेशन में यूज होता है उसका जो कंजप्शन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से होता है। कुछ आपके पास मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड्स हैं जिनको आप किसी सॉल्वेंट में डाल दो तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी करता है, जो कि पोलरियोमीटर से हम लोग इसको मेज़र करते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। तो उन सभी के लिए अगर हम लोग देखें तो K इक्वल टू 2.303 बाई टी है, लॉग T वैल्यूम ऑफ रिएजेंट यूज एट इनफाइनाइट टाइम या एक्सिस ऑफ टाइम या लॉन्ग टाइम। ये V नॉट इनका इनिशियल वैल्यूम है, ये है V इनफाइनाइट और ये है VT टाइम T पर रिएजेंट का वैल्यूम। हमेशा जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपको इनफाइनाइट पे वैल्यूम दे रिएजेंट का, तो ऐसा कंडीशन जब वैल्यूम आपको रिएजेंट का न मिले इनफाइनाइट टाइम पर, तब के लिए आपकी कहानी हो जाएगी 2.303 T यहाँ से हो जाएगा log 10 V नॉट बाई VT हो जाएगा। ये आपका रिएजेंट का वैल्यूम इनिशियल है और ये टाइम T पर वैल्यूम है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको इनिशियल वैल्यूम ही न दे, आपको इन फाइनली वैल्यूम दे दे और टाइम T का वैल्यूम दे दे, तो ऐसे कंडीशन पे K इक्वल टू 2.303 T हो जाएगा, log 10 हो जाएगा और V इनफाइनाइट और V इनफाइनाइट माइनस VT हो जाएगा। तो ये है वैल्यूम रिएजेंट का टाइम के साथ वेरिएशन है। अगर एंगल की बात करें बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, K इक्वल टू 2.303 हो जाएगा, T log 10 एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, इनिशियल एंगल, इनफाइनाइट टाइम और RT। सारे कंडीशन बिल्कुल उसी तरफ फॉलो होंगे। अगर एंगल ऑफ रोटेशन एक्सेस टाइम, लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम ऐसा कुछ बोलेगा आपको न दे तो इसी तरह जैसे V नॉट बाई VT है यहाँ पर R नॉट बाई RT हो जाएगा। अगर आपको केमिकल स्पीसीज का इनिशियल एंगल न दे, R नॉट न दे, तो R इनफाइनाइट माइनस RT हो जाएगा। इसमें जो सबसे स्पेशल केस आता है वो आता है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस स्पीसीज का। जैसे हमारे पास गैस A है और इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये टूटता है और टूट के मान लेते हैं B और C या D, E, F इस टाइप का गैस बन रहा है। ऐसे के लिए क्या कंडीशन होते हैं? जब टाइम हमारा 0 था, यानी कि जब हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया उस समय इनका प्रेशर P नॉट था, तो उस समय इनका जीरो था। जब टाइम T हुआ तो टाइम T पर ये कंज्यूम हो गए कितना, यानी कि X। तो अगर इनका X गया तो इनका X और इनका X बन गया। यहाँ तक कहानी ठीक थी, यहाँ तक हम लोग काफ़ी बार पढ़े हैं, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री भी यही है। लेकिन आपके क्वेश्चन में इनफाइनाइट टाइम बोले, यानी बोलना ये चाहे कि भाई ये रिएक्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक प्रोसीड हो गया है, या आपसे बोले कि ये रिएक्शन बहुत एक्सेस टाइम तक गया है, या बोले कि ये रिएक्शन बहुत लॉन्ग समय तक हुआ है, तो इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो प्रोडक्ट है वो आपका P नॉट और P नॉट बन चुका है। यानी कि आपका रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म है और आपका B और C उतना ही बना होगा जितना कि ये कंज्यूम हुआ होगा। इस पूरे में ये जो लास्ट वाला स्टेप है यही आपको ध्यान देना है कि ये पूरी तरह खत्म हो गए हैं और ये जो है वो आपका P नॉट बचा हुआ है। काइनेटिक्स अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो 2.303 हो जाएगा, टाइम T हो जाएगा, log 10 P नॉट माइनस X हो जाएगा। यानी आपका इनिशियल प्रेशर P नॉट है और टाइम T पर जो रिमेनिंग प्रेशर है रिएक्टेंट का वो P नॉट माइनस X है। तो ये आपका रहा किसी गैस के डिकम्पोजिशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लगाने का तरीका।
चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो नोट कर ही लिए होंगे आप लोग इसको। इसको नोट कर लिए होंगे, आगे चल रहे हैं। एक रिएक्शन हमने दिया, ए रिएक्शन बी और सी है, यहां पर टाइम है, यहां पर प्रेशर है। प्रेशर ए का, बी का, सी का। टाइम जब टी है तो प्रेशर P2 है, जब टाइम इनफाइनाइट है तो प्रेशर P3 है। आप देख रहे होंगे क्लियर, इसको बोल रहा है कि यहां पर कोई गैस A है जिसके डिकम्पोजिशन से B और C बनता है। जब टाइम T आया है तो उस समय A, B, C सबका प्रेशर जोड़कर P2 हुआ है। इनफाइनाइट टाइम पर सबका प्रेशर जोड़कर P3 हो गया है। आपको इसके लिए K की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। चलिए बताइए, स्टार्ट करिए, इसको बनाइए। जल्दी करें भाई, चल मैं बनाता हूं इसको। यहां पे अगर हम लोग K की वैल्यू रखें तो 2.303 बाई T log 10 P0 माइनस x हो जाएगा। आपने इस गैसियस रिएक्शन के लिए, इसके डिकम्पोजिशन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखी है, लेकिन आप इस रिएक्शन के लिए या कहूँ इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ये सही नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो P0 है ना तो x है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको किसी तरीके से अपनी इन वैल्यू को यानी P2, P3 को कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप ये P0 और x से अपनी वैल्यू को एक्सचेंज कर लें। यहां पर आपको P2, P3 में कुछ ऐसा चेंज करना है जिसको चेंज करने से आप यहां पर P0 और x की वैल्यू अपनी इन वैल्यू P2 और P3 से चेंज कर सकें। हम लोग ने स्टार्ट किया, यहां पर जब टाइम जब 0 था तो इसका प्रेशर P0 था, इनका 0 था, इनका 0 था। लेकिन जब यहां पर टाइम T हुआ तो इनका यहां से x गया तो इनका x और इनका x बना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब टाइम T पर हम लोगों ने रिएक्टेंट वेसल का प्रेशर नापा है तो वो P2 है, तो जब ये P2 जो प्रेशर है वो A, B, C सबका प्रेशर है। तो अगर इनके हिसाब से अगर हम सबका प्रेशर जोड़ दें टाइम T पर तो A का प्रेशर P0 माइनस x है, B का x है और C का x है और टोटल प्रेशर हम लोग को P2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से P0 प्लस x की वैल्यू हमें P2 मिल रही है। लेकिन यही रिएक्शन जब इनफाइनाइट टाइम पर हुआ तो A तो खत्म हो चुका था और ये कन्वर्ट हो चुका था B और C में। यानी कि अब अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम पर देखें तो A का प्रेशर तो 0 है, लेकिन B का जो प्रेशर है वो P0 है और C का जो प्रेशर है वो भी P0 है। और ये हम लोग को टोटल दे रखा है P3, यानी कि 2P0 इक्वल टू P3, यानी कि P0 इक्वल टू P3/2। वैल्यू रखना हमने स्टार्ट किया।
k इक्वल टू 2.303 बाई टाइम t log 10। पी नॉट की वैल्यू हमने रखी है P3/2, ये हो जाएगा P3/2 माइनस x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम लोग यहां से देखें, अभी हम लोग ने पाया है कि P0 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस बराबर P2 है। तो x की वैल्यू हो जाएगी P0 माइनस P2 माइनस P0। तो यहाँ से हो जाएगा P2 माइनस P0 की वैल्यू ये रखेंगे तो ये हो जाएगा P3/2। अब हम लोग इस x की वैल्यू यहाँ वाली x की वैल्यू की जगह रखेंगे। तो जब हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे तो ये माइनस P2 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर P2 हो जाएगा माइनस माइनस P3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर P3/2, यहाँ भी P3/2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा P3। तो K की वैल्यू जो आएगा 2.303/t log 10, ये हो जाएगा P3/2, यहाँ से हो जाएगा P3 माइनस P2। तो इस क्वेश्चन के लिए यानी कि A के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट K आएगा, K इक्वल टू 2.303/t log 10 P3/2 P3 माइनस P2। ये रहा आपके पास ये सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको? अगर हम लोग यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे कि एक मैंने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया, जीरो ऑर्डर पढ़ा दिया, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, माइनस में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलते हैं। तो हर ऑर्डर के लिए तो डिराइव करना क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के लिए हाफ टाइम बताना, सभी के लिए एक्सप्रेशन बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग डायरेक्ट nth ऑर्डर का पढ़ रहे हैं। nth ऑर्डर में आपको फाइनली दो एक्सप्रेशन मिलेगा, वो दोनों आप याद कर लेना, जिसके लिए आपको बोलेगा n की वैल्यू रखोगे काम हो जाएगा। तो nth ऑर्डर के लिए थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ देखेंगे। तो nth ऑर्डर के लिए क्या होगा मामला, कोई केमिकल रिएक्शन होगा जहां A से B बनेगा। जब A से B बन रहा होगा तो इसका रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K A के पावर में n, nth ऑर्डर के लिए। यानी nth ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। ये nth ऑर्डर के लिए है, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप। जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू चीज़ें बदल जाएंगी, n की वैल्यू रखोगे तो चीज़ें बदलेंगी। आगे अगर चलें तो रेट यानी कि माइनस dA/dt इक्वल टू K A के पावर में n हो जाएगा, यानी माइनस dA/A के पावर में n हो जाएगा और इक्वल टू K dt हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करें, टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A0 था, जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन A बचा। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ से ये हो जाएगा A पावर में माइनस n+1 माइनस n+1 अपर लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा K t-0। यहाँ से माइनस n+1 बाहर हम निकालेंगे, माइनस इसका बाहर वेट कर रहा था, माइनस माइनस प्लस कर देगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग की वैल्यू आएगी 1/n-1 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो माइनस n है तो बाहर नीचे आके +1 हो जाएगा और +1 नीचे आके -1, तो 1/a(n-1) माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो A0 n-1 हो जाएगा और इक्वल टू KT हो जाएगा। ये हम लोग के पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। मान लो यहाँ से अगर हम लोग हाफ टाइम की बात करें,
हाफ टाइम जब आएगा। ये आपका आ गया है nth ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपको बनाना है तो यहाँ से n की वैल्यू आप रख के चेक कर लो। ये फॉर्मूला सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। अगर हाफ टाइम की जब बात करोगे तो हाफ टाइम के लिए यहाँ पर k हो जाएगा, ये आपका हाफ टाइम, यहाँ से n-1 होगा। हाफ की बात करोगे तो a0/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2n-1 यहाँ से a0 n-1 हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं nth ऑर्डर के लिए। हाफ टाइम का अलग फॉर्मूला दिखा दिया हूं और रेट कांस्टेंट के लिए k के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो ये रहा आपका nth ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पर कोई रिएक्टेंट A है, A से B बनता है, B से C बनता है। A से जो B बनता है उसका रेट कांस्टेंट K1 है और B से जो C बनता है उसका K2 है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो K1 है वो हमारा बड़ा है K2 से। तो अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ देखें किसका, कंसंट्रेशन और टाइम का, तो A का कंसंट्रेशन तो घटेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन जो होगा A का घटेगा। B के कंसंट्रेशन की बात करें तो B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा फिर घटेगा। C के कंसंट्रेशन की बात करें तो C का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता चलेगा। इस फॉर्मूले में या इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा B के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा ये जाएगा कि वो समय बताओ, वो टाइम बताओ जहाँ पर B अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करता है, यानी कि आप Tmax बताओ। तो जो Tmax होगा, Tmax का मतलब वो समय जिस समय पर B जो है वो अपना मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा हो जाएगा 2.303 बाई K2 माइनस K1 log 10, ये हो जाएगा K2 बाई K1। B मैक्स अगर पूछे कि आपको B मैक्स यानी कि B का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो B का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा A0, ब्रैकेट में हो जाएगा A0 K1 बाई K2 और K2 बाई K1 माइनस K2। या किसी भी समय पर आपको किसी भी समय पर B का कंसंट्रेशन पूछेगा तो जो B का कंसंट्रेशन किसी भी समय पर होगा ये आपका बराबर होगा K1 बाई K1 प्लस K2, यहाँ हो जाएगा A0, ब्रैकेट में E के पावर में माइनस K1T माइनस E के पावर में K2T। अगर आपके जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चन आएगा तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं आने वाला है। आपको सिंपल एक ऐसा दे देगा मामला और आपसे बोलेगा कि भाई B मैक्स निकालो। B मैक्स के लिए आपको K1 K2 की वैल्यू देगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। वैसे कैलकुलेशन तो बड़ा टफ टाइप का है, तो ऐसे में आपको K1 और K2 की वैल्यू ऐसा रिलेट करेगा जिससे कि कैलकुलेशन आपका काफ़ी आसान हो। तो ये रहा आपका रिएक्शन। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है इसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, उससे दो प्रोडक्ट एक साथ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने A लिया है, A एक ही समय पर साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। A से B बनने का रेट K1 था और A से C बनने का रेट हमारा K2 था। अगर हम लोग A के
ए के घटने का रेट देखें, ए के डिकम्पोजिशन रेट देखें तो ए का था माइनस dA/dt, ये आपका था K1 और K2, और ये आपका हो गया कंसंट्रेशन। कहीं कहीं आप इसको देखोगे तो आपको ये K एवरेज भी लिखा मिलता है, K एवरेज कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। अगर आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल यील्ड की बात करें, फ्रैक्शनल यील्ड की अगर बात करें तो B का फ्रैक्शनल यील्ड कितना होगा, फ्रैक्शनल यील्ड की अगर बात करें तो फ्रैक्शनल यील्ड जो होगा B का वो K1 बाई K1 प्लस K2 होगा। अगर हम लोग फ्रैक्शनल यील्ड C की बात करें, फ्रैक्शनल यील्ड का मतलब है कि A के ख़त्म होने से कितना परसेंट आपका B और कितना परसेंट आपका C बन रहा है। तो फ्रैक्शनल यील्ड अगर हम लोग C की बात करें तो ये हो जाएगा K2 K1 प्लस K2। यहाँ से अगर हम लोग मान ये लें कि जो K1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन K2 है, यानी कि A से B बनने का रेट ज़्यादा है किसकी तुलना में, C के, यानी कि इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका B होगा, जो साइड प्रोडक्ट होगा वो आपका C होगा। ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखें किसका, कंसंट्रेशन और टाइम का, तो A का कंसंट्रेशन तो घटना ही है, तो A का कंसंट्रेशन ये आपका कुछ ऐसे घट गया है, B का कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से बढ़ेगा और C का कुछ इस तरह से बढ़ेगा। ये तब का मामला है जबकि K1 की वैल्यू बड़ी है K2 से। इसको नोट कर लें। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यहां पर एक रिएक्शन था जहां A से B और A से C बन रहा था। जो A था, A का हाफ टाइम हम लोग को दिया गया था। A का जो हाफ टाइम था वो हमारा था 20 मिनट। हाफ टाइम A का हमारे पास 20 मिनट था, हाफ टाइम हमारे पास B का 50 मिनट है। A का हाफ टाइम 20 मिनट है, B का हाफ टाइम 50 मिनट है। आपको हाफ टाइम बताना है C का। इस रिएक्शन में C का हाफ टाइम क्या होगा ये आपको पता लगाना है। बताएं इसको। एक मिनट का समय दिया, बताइए इसको। यहाँ से अगर
ए से बी की बात करें तो ए से बी बनने का रेट कांस्टेंट K1 है और बी से सी का K2 है। ये अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है तो K एवरेज यानी कि ए के डिकम्पोजिशन का जो कांस्टेंट है K एवरेज वो K1 और आपका K2 हो जाएगा। अगर हम लोग K एवरेज की बात करें तो 0.6932 बाई हाफ टाइम, तो A का जो हाफ टाइम है वो हम लोग के पास 20 है। अगर K1 यानी कि अगर B की बात करें तो B के लिए 0.6932 बाई यहाँ पर हमारे पास 50 है। यहाँ से प्लस करते हैं, हम लोग को हाफ टाइम चाहिए C के लिए, तो इसके लिए 0.6932 बाई यहाँ से इसका हाफ टाइम हम लोग को फाइंड करना है। सब में से 0.6932 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/50 प्लस 1 ये हो जाएगा T हाफ। ये प्लस है, इधर आके ये माइनस होगा तो 1/हाफ टाइम इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50। कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 1/हाफ टाइम यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस 20 और ये हो जाएगा 50 इंटू 20। कैलकुलेशन कर लेंगे तो T हाफ हो जाएगा यहाँ पर 50 इंटू 20/30, ये इससे कैंसिल, तो हाफ टाइम यहाँ से आगे आपका 100/3 मिनट। तो यहाँ से आप देख सकते हो A का हाफ टाइम आपको दिया हुआ था, B का हाफ टाइम दिया हुआ था और हाफ टाइम C का हम लोग से पूछ रहा था। अभी भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक रिएक्टेंट X है, X से यहां पर Y बन रहा है और यहां पर Z बन रहा है। हम लोग को पता लगाना है कि T समय बाद कंसंट्रेशन X और Y प्लस Z का रेशियो क्या होगा। इसको आप फाइंड करो कि अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, यहाँ से K1 और ये K2 है, तो X से Y बनता है, रेट कांस्टेंट K1 है, और X से Z बनता है, ये K2 है। आपको पता ये लगाना है कि क्या होगा कंसंट्रेशन T टाइम पर X का और यहाँ पर Y और Z का क्या रेशियो होगा, पता लगाएं इसको। यहां पे हम लोग आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, x इक्वल टू 2.303/t log 10, ये हो जाएगा x0, ये हो जाएगा आपका xt। x0 ये इनिशियल कंसंट्रेशन है x का और जो ये xt है वो टाइम t पर है। यहाँ से हम लोग kt इक्वल टू log e x0 और ये xt लिख सकते हैं। अगर इनको हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म में रखें तो e के पावर में kt इक्वल टू x0 और ये हो जाएगा xt। इसका मतलब है कि t समय पर जो x का कंसंट्रेशन बचेगा
ये आपका x नॉट ई के पावर में माइनस KT हो जाएगा। यानी कि t समय पर जो x का रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो x नॉट ई के पावर में माइनस KT है। हम लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी। क्या वैल्यू आया है इसका? यहाँ से इसका वैल्यू हमने रखा है x नॉट ई के पावर में माइनस KT। अब मामला आता है कि भाई ये y और z कितना बना होगा। y और z उतना ही बना होगा जितना कि ये कंज्यूम हुआ होगा। मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जितना मेरे पास इनिशियल था वो और जितना बचा है वो माइनस कर दें तो उससे प्रोडक्ट कितना बना है वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि हमारे पास y और z कितना बना है वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोगों ने किया क्या, हमारे पास x कितना था और उसमें से x कितना बचा है। यहां से हमारे पास इनिशियली x नॉट था, t समय बाद हमारे पास इतना बचा है, तो कितना था और कितना बचा है, तो कितना यहाँ पे कंज्यूम हुआ है वो पता चल गया। जितना ये कंज्यूम हुआ होगा उतना ही इनका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इनकी वैल्यू रखी है, तो ये हो गया है x नॉट 1 माइनस ई के पावर में ये हो गया है KT। ये इससे कैंसिल, यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया है 1 बाई ई के पावर में KT माइनस 1। तो ये इसका आंसर है 1 बाई ई के पावर में KT माइनस 1। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको ट्राई करिएगा। यहां पर क्वेश्चन है, कोई A है, A से B बन रहा है और C बन रहा है। A से B बनने का जो रेट है वो K1 है और जो C है वो K2 है। K1 इक्वल टू 5x है और K1 बाई K2 की जो वैल्यू है ये आपकी दी हुई है 1/2। ये आपको इतना डाटा दिया गया है। आपको पता क्या लगाना है? आपको पता लगाना है T समय पर A का रिमेनिंग कंसंट्रेशन बाई B का कंसंट्रेशन T समय पर। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यहां पे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आपको उस केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है। बोल रहा है कि ये रिएक्शन है, इतने इतने स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है और आपको पता लगाना है उसका रेट लॉ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन था जहां P से Q बन रहा था। बोला कि इस रिएक्शन का रेट मैकेनिज्म आपको हम दे रहे हैं और इस रिएक्शन के रेट मैकेनिज्म से आपको पता लगाना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा या रेट लॉ क्या होगा। रिएक्शन में हम लोग को पता चला है कि P
एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू R बनाता है, जो कि इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है। फिर इस R से जो कि फास्ट रिएक्शन है, और R से हमारा Q बन रहा है जो कि स्लो रिएक्शन है। मैं 2 स्टेप में किया हूं, हो सकता है कि वो और कई स्टेप में दे आपको। इस रिएक्शन का ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, और हम लोग को पता करना है कि इसका रेट लॉ क्या होगा। हम लोग को पता है कि ये रिएक्शन अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटर्मिनेंट स्टेप होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनेंट स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनेंट स्टेप ये है, तो इसी से हम लोग को पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो गया है कंसंट्रेशन ऑफ R। ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ गया KR। हम लोग को पता है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस रिएक्शन में R है ही नहीं है, कहीं रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं है, यानी आपको इस R को यहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ऊपर आए इस रिएक्शन के लिए, और यहां पे हम लोगों ने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R और कंसंट्रेशन ऑफ P। यहां से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ R की जगह पर लिखे हैं Kc और कंसंट्रेशन ऑफ P। इस R के कंसंट्रेशन को यहां पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू Kc, और यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ P। यानी कि अब यहां से R इक्वल टू K डैश और आ गया है कंसंट्रेशन ऑफ P। 2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये हो गया K डैश, यहां पे आ गया है P। तो इस तरह से अगर आपके पास किसी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म दिया गया हो तो आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आप यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हो। हमने यहाँ पर PQR के रिस्पेक्ट में लिया है, वो आपको ABCD या कुछ और के टर्म में देगा। तो मैकेनिज्म जब भी दे तो आपको बस याद रखना है, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटर्मिनेंट स्टेप होगा। जो रेट डिटर्मिनेंट स्टेप होगा आप उसके लिए रेट लॉ लिखो, और उस जो रिएक्टेंट टर्म है अगर वो आपके मेन रिएक्शन में है तो ठीक है, अगर मेन रिएक्शन में नहीं है तो उसको हटाने के लिए बाकी रिएक्शन का हेल्प करो। तो यहाँ पर हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। एक टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है हम लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स को लगाना। बाकी पूरा ये चैप्टर कवर हुआ। आज के लिए इतना ही। बने रहिए।